जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं टेक्निकल अस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते अपने डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, पिछले महीने रक्षा मंत्रालय ने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जारी किया था 180 कैनिस्टर लॉन्च एंटी आर्मर लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी कि क्लैम सिस्टम्स और उनके एसेसरीज के लिए अपनी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के लिए। और ये खरीद बाय इंडियन के तहत 60% की जो न्यूनतम स्वदेशी सामग्री के साथ है उसके तहत खरीदी जाएगी। और दोस्तों, ये जो क्लैम सिस्टम्स हैं उन्हें भारतीय सेना के BMP-2 रेकी वाहनों पर लगाया जाएगा। लेकिन कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन सिस्टम की कई कोर टेक्नोलॉजीज को बनाया जा चुका है, जिन्हें कि स्वदेशी रूप से डिजाइन और डेवलप किया जा चुका है, जिसमें कि इलेक्ट्रिक प्रपल्सन मोटर टेक्नोलॉजी, बैटरी और एयरफ्रेम टेक्नोलॉजी और हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक वॉरहेड टेक्नोलॉजी विकसित की जा चुकी है। कैनिस्टर लॉन्च एंटी आर्मर लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी कि क्लैम सिस्टम हमारी जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है और आर्मर्ड यूनिट है उनकी क्षमता को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कार्ल गुस्ताव M4 का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में लग चुका है और ये जो प्लांट है वो स्वीडन के बाहर पहला कार्ल गुस्ताव M4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। लेकिन अब साब की तरफ से एक बात और सामने आई है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि वो RBS-15 लॉन्ग रेंज सी स्कीमिंग फायर एंड फॉरगेट मिसाइल, जिसे कि एयरक्राफ्ट, वॉरशिप और ग्राउंड व्हीकल से फायर किया जा सकता है, उन्हें भारत में बनाने को लेकर बात कर रहे हैं। बता दें कि इनका इस्तेमाल एंटी शिप और लैंड अटैक रोल्स के लिए किया जा सकता है और ये अपने साथ 200 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है और इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। सैप की तरफ से भारत को RBS-15 की एयर लॉन्च वेरिएंट की पेशकश की गई है, जो कि कई फाइटर जेट्स पर भारत लगा सकता है। हालांकि सैप अपने ग्रिफिन ई फाइटर जेट का ऑफर भारत को 114 MRFA के तहत कर चुका है, जिसमें कि RBS-15 एयर लॉन्च वेरिएंट को भी उसमें लगा कर देगा। हालांकि सैप की लॉबी बहुत ज़्यादा इस वक्त भारत में चल रही है, लेकिन दोस्तों बात साफ हो जाती है कि सैप भले ही हमारे यहाँ कार्ल गुस्ताव M4 का निर्माण हो रहा है, लेकिन सैप का जो इतिहास अगर आप उठाकर देखेंगे, पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मजबूत है और सैप के दिए हुए अवाक्स का इस्तेमाल पाकिस्तान करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि एक बड़ी खबर है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि DRDO की जो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है, उन्हें इंजन टेस्ट करने के लिए बार बार अपने इंजन को रशिया भेजना पड़ता है और कई बार इस वजह से हमारा इंजन प्रोग्राम भी लेट हुआ है। और यही नहीं, इसके अलावा दोस्तों, रशिया यूक्रेन की जंग की वजह से भारतीय इंजन निर्माण पर तो फर्क पड़ा ही है, क्योंकि टेस्टिंग के लिए हमारे पास कोई अपना टेस्ट बेड नहीं है। लेकिन ऐसे में DRDO की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट भारतीय वायुसेना के साथ बातचीत कर रही है ताकि जो इन सर्विस में IL क्षेत्र एयरक्राफ्ट है उनको फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके 3 इंजन प्रोग्राम के लिए, जिनमें कि ड्राई कावेरी इंजन विद आफ्टर बर्नर सिस्टम और तीसरा 120 किलोन्यूटन का जो नया इंजन होगा, जिसे कि फॉरेन पार्टनर के साथ भारत मिलकर बनाएगा AMC Mark II के लिए, उसका टेस्ट इन IL क्षेत्र एयरक्राफ्ट पर किया जा सकेगा। और अगर भारतीय वायुसेना की तरफ से इन सर्विस IL क्षेत्र का फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में इस्तेमाल करने की बात बन जाती है, तो ये एक टेक्टिकल और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन हमारी इंजन टेस्ट के लिए होगा और GTRE का जो इंजन टेस्टिंग प्रोसेस है उसमें भी महारत हासिल हो जाएगी, ताकि जो हमारे इंजन निर्माण है वो अपनी टाइमलाइन को पूरा कर सकें। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना दक्षिणी चीनी सागर से लेकर हिंद महासागर क्षेत्र में अपना दबदबा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच अब ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन के साथ परमाणु पनडुब्बियों की बड़ी डील कर ली है। इससे पहले दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ जो पनडुब्बियों की डील थी वो की थी, जिसे बाद में कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि परमाणु पनडुब्बियों की जरूरत ऑस्ट्रेलिया को है। ऐसे में दोस्तों, इसका असर चाइना पर जबरदस्त तरीके से पड़ने वाला है। ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु चलित पनडुब्बियों के लिए ब्रिटेन के साथ करीबन $3 अरब का समझौता कर लिया है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट परमाणु से चलने वाली जो पनडुब्बियां हैं उन्हें बनाने और उनकी समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश उद्योग को $3 अरब मुहैया करवाने वाली है। इस तरीके से दोनों ही देश दक्षिणी चीनी सागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर में चाइना की गतिविधियों को चुनौती दे सकते हैं। हालांकि ये पनडुब्बी प्रोग्राम काफी महंगा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कहा जा रहा है कि परमाणु संचालित पनडुब्बियां किफायती नहीं है अभी भी, लेकिन हम पहले से कहीं अधिक खतरनाक दुनिया में रह रहे हैं, जहां चाइना की आक्रामकता लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल ये जो समझौता हुआ है वो 10 सालों का हुआ है, जिसके तहत ब्रिटेन की डर्बी में स्थित रॉल्स रॉयस फैक्ट्री में परमाणु रिएक्टर बनाने की जो क्षमता है वो बढ़ाई जाएगी। साथ ही इससे ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में जो BAE सिस्टम द्वारा पनडुब्बियां हैं उनके निर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा, यानी कि ये जो पनडुब्बियां हैं वो ऑस्ट्रेलिया में ही असेंबल होंगी। इसके अलावा दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया क्वाड का सदस्य है और क्वाड से हमेशा चाइना चिढ़ता है।
और इस साल क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी भारत करेगा। तो इस तरीके से दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ है ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच, वो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी एक बड़ा फायदा देने वाला है। और आप सब जानते हैं कि ऑकस एक और संगठन बनाया जा चुका है जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है, और ये सब भी उसी के तहत हुआ है। ऑकस की अगर मैं आपको बात बताऊं तो दोस्तों ये 3 देशों का एक रक्षा समझौता है, जिसे कि 15 सितंबर 2021 को बनाया गया था। जैसे कि इसमें मैंने बताया कि इसमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका शामिल है, और 13 मार्च को अमेरिका के सैन डिएगो में तीनों देशों के बीच समझौता हुआ था, और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर ऑकस परमाणु पनडुब्बी समझौते की घोषणा की थी, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया को परमाणु क्षमता वाली हाई क्वालिटी की पनडुब्बियां प्रदान की जाएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। दुनिया दोस्तों चाइना से परेशान है। लगातार हर देश जो चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है या नहीं भी करता है, वो चाइना को देखते हुए अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहा है। ऐसे में दोस्तों चाइना की नौसेना जो सबसे आगे निकल चुकी है, उसे जवाब देने के लिए आपने देखा होगा कि चाहे जापान हो या फिर फिलीपींस हो, जो उसके पड़ोसी देश हैं, वो सब अपनी क्षमताओं को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। ऐसे में भारत भी अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर खास बात यह है कि फिलीपींस, जिसने कि भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी हैं, वो अब इसका दूसरा ऑर्डर भी दे सकता है। तो वहीं दोस्तों जापान ने भी अब अपने सुरक्षा बलों के लिए टॉम हॉक मिसाइलों का प्रशिक्षण कराने की योजना शुरू कर दी है, ताकि इस इलाके में चाइना के खिलाफ एक मजबूत घेराबंदी बनाई जा सके। फिलीपींस और जापान दोस्तों हथियारों की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? सिर्फ चीन। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर कोरिया भी है, वो भी अपना घातक मिसाइल प्रोग्राम कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों कि केवल एक ही से खतरा नहीं है, बाकायदा उत्तर कोरिया भी यहाँ पर एक मजबूत दावेदार बनकर उभरा है, जो कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा आने वाले समय में बन सकता है। वहीं जापान को दोस्तों 2026 और 2027 तक नया वेरिएंट टॉम हॉक मिसाइलों का नया वेरिएंट यानी कि ब्लॉक वी की 400 मिसाइलें मिलेंगी, और साथ ही एजिस बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली भी जापान शामिल करने की योजना बना चुका है। और अभी दोस्तों ताइवान के साथ भी 4 MQ-9B पीडीजे ड्रोन की डील हो चुकी है। तो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों जो इस वक्त चल रही हैं चाइना को ध्यान में रखते हुए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। रशिया यूक्रेन की जंग को 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। ऐसे में दोस्तों अभी रशिया कोई जीत की तरफ आगे नहीं बढ़ पाया है। ऐसे में ना तो रशिया जीता है यहाँ पर, ना ही यूक्रेन। लेकिन इतना तो यहाँ पर पता चल गया है कि एक छोटा देश भी शक्तिशाली देश पर भारी पड़ सकता है। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अभी तक अपने स्टेट ऑफ द आर्ट हथियारों का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया है, और इन स्टेट ऑफ द आर्ट हथियारों में रशिया का T-14 अमाटा टैंक भी है, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर टैंक रशिया की तरफ से कहा गया है। इस टैंक का इस्तेमाल जंग में नहीं किया गया है, इसीलिए पश्चिमी देश बार बार T-14 अमाटा का इस जंग में इस्तेमाल ना होने पर बार बार रशिया पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुतिन को इस बात का डर लग रहा है कि अगर अमाटा टैंक युद्ध के मैदान में तैनात किया गया, जो यूक्रेन को ड्रोन्स मिले हैं वो उन्हें तबाह कर देंगे। और यही वजह है कि रशिया अपने T-14 अमाटा मीन बैटल टैंक को यूक्रेन जंग में नहीं भेजने वाला। यानी कि रशिया को अपने सबसे ताकतवर हथियार को खोने का डर लग रहा है, क्योंकि ये टैंक्स काफी महंगे भी हैं, जो कि रशिया की इमेज को भी नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसे में दोस्तों ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी शिक्षा का काम कर रहा है। चाहे टैंक कितना भी घातक क्यों ना हो, लेकिन मौजूदा समय में जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैं या आत्मघाती ड्रोन्स हैं, ये बहुत ज़्यादा घातक हो सकते हैं किसी भी वॉर मशीन के लिए। इसलिए इनके खिलाफ जो नीति बनाई जानी चाहिए वो सबसे कारगर यही है कि आपको काउंटर ड्रोन सिस्टम या एंटी ड्रोन सिस्टम्स पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर हार्ड किल और लेज़र किल दोनों पर फोकस करना होगा। तभी जाकर दोस्तों इस तरीके की समस्या से बचा जा सकता है। हालांकि रशिया भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर टेंशन में ज़रूर है, इसलिए आपने देखा होगा कि उसने अपने टैंकों पर जो कोप केजीस हैं वो लगाए थे। हालांकि भारत ने भी अपने टैंकों पर अब इस तरीके के जो केजीस हैं उन्हें लगाना शुरू कर दिया है। तो उस जंग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है टैक्टिकली, अगर मैं आपको बताऊं तो। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। भारत दोस्तों K-4 मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। ऐसे में दोस्तों चाइना के जो जासूसी जहाज हैं वो काफ़ी एक्टिव हो गए। दरअसल भारत के इस हथियार से चाइना काफ़ी टेंशन में भी है। वजह साफ है कि उसने परीक्षण से पहले ही, जैसे कि मैंने बताया, कि अपने जासूसी जहाज़ों को हिंद महासागर क्षेत्र में उतार दिया है, और जल्द ही ये जहाज मलक्का स्ट्रेट पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में एंटर कर जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि भारत की जो मिसाइल है इसकी रेंज करीबन 4000 किलोमीटर है। बता दें कि इस मिसाइल को बीजिंग किलर मिसाइल के तौर पर जाना जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया इसकी रेंज करीबन 4000 किलोमीटर है, और ये मिसाइल कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ साथ परमाणु हमले को अंजाम दे सकती है। यही वजह है कि चाइना इसकी जासूसी करना चाहता है। चाइना दोस्तों इन जासूसी जहाज़ों के जरिए जो डेटा है उसे इकट्ठा करेगा और इसका इस्तेमाल चीन की नौसेना करेगी।
क्योंकि चाइना अभी इस इलाके से पूरी तरीके से अनजान है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों चाइना के ये जो जासूसी पोत हैं ये पानी के अंदर दुश्मनों की पनडुब्बियों का सिग्नेचर तक चुरा सकते हैं और इस वक्त करीबन 3 जासूसी जहाज गश्त कर रहे हैं। चाइना के जासूसी जहाज भविष्य को लेकर भी अपनी तैयारी कर रहे हैं ताकि हिंद महासागर क्षेत्र में उनकी नौसेना की जो पनडुब्बियां हैं वो आसानी से ऑपरेट हो सकें, जिसके लिए वो हाइड्रोग्राफी और हाइड्रोलॉजिकल सर्वेक्षण कर रहे हैं। और ये जासूसी जहाज दुश्मनों के जो जासूसी सैटेलाइट्स हैं उनकी मौजूदगी और उस इलाके से गुजरने वाले जो टाइमिंग्स हैं उनकी भी गणना कर रहे हैं। अमेरिका भी मान चुका है कि चाइना इस वक्त बहुत बड़ी तरीके से ये जासूसी कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आज भारतीय पुष्पक का सफल परीक्षण किया गया। बता दें कि इसे भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से करीबन 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया और वहां से रिलीज होने के बाद पुष्पक अपने दम पर 4 किलोमीटर की दूरी को क्रॉस करते हुए रनवे पर ऑटोनॉमसली लैंड कर गया। इसरो की तरफ से कहा गया है कि पुष्पक विमान ठीक रनवे पर उतरा और अपने ब्रेक, पैराशूट लैंडिंग गियर ब्रेक और नोज व्हीकल स्टीयरिंग सिस्टम का उपयोग करके ये रुक गया। आपको बता दें कि ये जो पुष्पक है वो एक रीयूजेबल लॉन्चिंग विमान है और ये अंतरिक्ष तक पहुंच को किफायती बनाने में कारगर साबित होगा। जैसे कि मैंने कहा कि ये रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है, यानी कि वापस इसे धरती पर लाकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले वक्त में अगर ये तैयार हो जाता है तो ये पुष्पक विमान अंतरिक्ष से मलबे को भी कम करेगा, साथ ही साथ सैटेलाइट्स में भी ईंधन भर पाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स अब नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर जेट को विकसित कर रही है, जो कि 6th जनरेशन का फाइटर जेट होगा और 2030 तक ये F-22 रैप्टर की जगह ले लेगा। बता दें कि इसे NGAD प्रोग्राम भी कहा जाता है, जो कि काफ़ी एम्बिशियस प्रोग्राम है यूएस का। बता दें कि इसमें मानव और मानव रहित टीमिंग के लिए मानव रहित जो सहयोगी लड़ाकू विमान है उनके साथ साथ एक चालक दल फाइटर जेट होगा और अपने खुद के रोबोटिक्स बैकअप के साथ एक फाइटर जेट तैयार किया जाएगा जो अपनी क्षमताओं को 10 गुना बढ़ा देगा। बता दें कि NGAD फाइटर जेट की जो बीट्स है वो है नेक्स्ट जनरेशन एडेप्टिव प्रपल्सन इंजन। हालांकि ये जो प्रोग्राम है NGAD वो काफ़ी गोपनीय रखा गया है। विमान के डिज़ाइन और क्षमताओं के बारे में जो इसके विवरण हैं वो क्लासिफाइड रहेंगे। हालांकि दोस्तों ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये स्टेल्थ से भी ऊपर टेक्नोलॉजी का होगा, साथ ही इसमें एनिमी डिटेक्शन और एडवांस लो ऑब्जर्वर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही इसमें एंटिसिपेटेड लॉन्ग रेंज और हाई परफॉर्मेंस मिसाइल्स लगाई जाएंगी और ये NGAD एयर टू एयर कॉम्बैट में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित होगा। इसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और कहा जा रहा है कि इसकी जो अनुमानित कीमत है पर एयरक्राफ्ट की वो $300 मिलियन होगी। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।